तो कर्नाटका को नई सरकार मिल चुकी है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस तस्वीर जो आपको अब दिखाई दे रही है, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। ये देखिए 2018 रिटर्न्स, बस इसमें बीच में सोनिया गांधी नहीं है, कुछ और चेहरे मिसिंग है, लेकिन बिल्कुल 2018 वाली फिर वही कहानी याद आई। वही तस्वीर है ये। अभिजीत, चेहरे लगभग वैसे ही हैं, हाथ वैसे ही उठाए हुए हैं हवा में। वो एक टॉम क्रूज की फिल्म है, आपने देखा होगा, एज ऑफ टुमारो, जिसमें बार बार वही होते रहता है, बार बार उसी की तरह लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, हमको ऑलमोस्ट पता ही है। जो इनका जो प्रोग्राम, जो 5 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने बोला था वो इम्प्लीमेंट करेंगे, पर उसके बाद क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या सब शिव कुमार और इसके बीच में और सिद्धरामैया के बीच में क्या सब झगड़ा होने वाला है, हमको अभी भी पता नहीं है। देखिए, पावर शेयरिंग अग्रीमेंट बहुत अच्छी बात होती है पेपर पे, प्रॉब्लम होता है जब उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जो कर्नाटका में तो पावर शेयरिंग चलिए हो जाएगी, मैं तो वो सेंटर वाली, विपक्ष वाली पावर शेयरिंग की बात कर रहा था। तो विपक्ष में क्या होने वाला है आप देख लीजिए। जो अभी तक जो भी डील्स कांग्रेस काट चुका है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है उसमें। तो ये आप सबसे अच्छा मान के चलिए कि एक टेम्पररी अलायंस है। ये 6 महीने में भी शायद ये आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये एक किस्म से एक क्या कहते हैं वो, स्कूल बुक में आपने देखा होगा ना कि जब स्कूल बुक हर साल आपको स्कूल में बुक मिलता था आपके क्लास के फोटो के साथ, और हर साल वो चेंज होते रहता था जब आप सेक्शन बदलते थे। अच्छा। आपका सेक्शन बदलता था या आपके दोस्त का सेक्शन बदलता था, उसकी तरह है, बस उसी की तरह स्कूल बुक की तरह मान तो ये के चलिए। मतलब 24 के इलेक्शन तक भी चलेगा, नहीं चलेगा, कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं है, चलिए बिल्कुल ठीक। कोई गारंटी नहीं। इसी तस्वीर पर लौटेंगे और बात करेंगे। ये है विपक्षी एकता की तस्वीर। राहुल गांधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं जी। हेमंत सोरेन जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सीताराम येचुरी जी, तेजस्वी यादव जी, फरूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, अब्दुल शमाद समधानी जी, अनिल देसाई जी, जयंत चौधरी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डॉक्टर तिरुमावरियलन जी, कमल हसन जी, प्रेमचंद्र जी, प्रियंका गांधी जी, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, स्टेज पे हमारे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही, वो आप और हम जानते हैं। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಾಸು, ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು। और उनकी सारी की सारी ताकत को
कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪರಾಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया। ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀರಾ। उनकी नफरत को हरा दिया। ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀರಾ। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ಹರಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ। पिछले 5 साल आपने भ्रष्टाचार सहा। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ। हमने आपसे 5 वायदे किए थे। ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ವಚನಗಳನ್ನ 5 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ। तीसरा वायदा अन्नभाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಚಿತ। और 5वां वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। ಐದನೇ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡಂತವರಲ್ಲ। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿದವರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। ನಾವೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಸುಸಂದ್ರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ एक ಕೊಡ್ತೀವಿ। बार फिर कर्नाटक के हर युवा माताओं और बहनों को धन्यवाद। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರಿಗೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ, ಶಕ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ಕಾರ। और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। ಇವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ। नमस्कार, जय हिंद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್। राहुल गांधी कर्नाटका के इस स्टेडियम में जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां पर वो भाषण दे रहे थे
और अब डीके शिव कुमार कुछ ऐलान कर रहे हैं वहां पर, और उन्होंने अपनी सरकार के जो वादे किए थे वो दोहराए। उन्होंने कहा हमारी 5 गारंटी ये हम अभी 1-2 घंटे के अंदर जब सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम ये लागू कर देंगे। हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम गरीबों की सरकार आपको देंगे जो गरीबों के लिए काम करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं इस वक्त, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो हम सुनवा सकते हैं कुछ थोड़ा। कन्नड़ में बोल रहे हैं वो। अब ये इस पर बात हो सकती है कि ये स्टेट फंक्शन था, इसमें क्या पॉलिटिकल बात हो सकती है या नहीं हो सकती। बहरहाल भाषण तो वहां पर दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी बोले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, हो सकता है इसके बाद सिद्धरमैया भी बोले। राघवन, क्या ऐसा चलन रहा है कि ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में उसके बाद गवर्नर साहब के जाने के बाद पॉलिटिकल भाषण हो? राघवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सौरभ, क्या पहले भी ऐसा होता रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ऐसे राजनीतिक भाषण भी हो? जी देखिए, 2018 में जब कुमार स्वामी ने कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, विधानसभा के ग्रैंड स्टैंड्स पर वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। वहाँ पर भी हमने देखा था कि ऐसी पॉलिटिकल स्पीचेस हुई थी। आमतौर पर जब राजभवन में ऐसे फंक्शन होते हैं शपथ ग्रहण समारोह के, तो वहाँ पर ऐसी स्पीचेस देखी नहीं जाती। गवर्नर के चले जाने के बाद से पूरा प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आज ऐसी खास व्यवस्थाएं की गई थी। जाहिर तौर पर संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक मैसिव विक्ट्री जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अर्जित की है, उसकी एक तरह से इस पूरे समारोह को, मैं जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, एक लॉन्चिंग पैड कांग्रेस बनाना चाहती है ताकि बाकी राज्यों में इसका सीधा असर हो और कांग्रेस वहाँ पर और मजबूत बनकर उभरे। दक्षिण भारत की बात कर ले तो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। एम.के. स्टालिन के साथ रिश्ते अच्छे हैं, बीआरएस केसीआर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जो हम जगन मोहन रेड्डी हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इवन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जो ओपोजिशन पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साउथ में भी है। देखना होगा कि यहाँ से कैसे किक ऑफ कर पाती है कांग्रेस। जी ठीक। राहुल गांधी का भाषण देवेंद्र, जाहिर है गवर्नर साहब के जाने के बाद ही उन्होंने अपना बोलना शुरू किया होगा। किस तरीके से देखते हैं आज के इस इवेंट को? पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। निश्चित तौर पे, और जैसे गवर्नर जाते हैं सौरभ, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें ये कह दिया जाता है कि आज का कार्यक्रम खत्म हुआ। तो इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हमने पहले भी देखे कि ऐसा हुआ है। और राहुल गांधी के लिहाज से देखिए तो इतनी बड़ी सफलता सिर्फ पार्टी के लॉन्चिंग के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने लॉन्चिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी था इस रूप में कि ऐसे अवसर उन्हें कितने मिलते हैं जब क्रेडिट वो अपने ऊपर ले सकें। और इस विक्ट्री को देखें तो जैसे जब उनकी यात्रा चल रही थी और कर्नाटक में तकरीबन 21 दिनों तक उनकी यात्रा रही थी, लगभग 7 जिले में वो गए थे, तो उस लिहाज से ये दिखाना कि मैंने जो मोमेंटम बनाया था उस मोमेंटम के बाद फिर इलेक्शन कैंपेन मैंने जिस तरह से किया, 5 गारंटी के बाद जिस तरह से मैंने की, उसके बाद अगर ऐसी विक्ट्री मिली है तो ये क्रेडिट उनके अपने ऊपर लेना उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे इसे वो कैश कर सकते हैं, अपनी छवि कांग्रेस के नेताओं के बीच, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और आम लोगों के बीच दिखाने को। कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती है कि वो चुनाव नहीं जिता सकते, वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें कि वो ये चुनाव जिता सकते हैं। और उसी लिहाज से उन्होंने, आपने देखा कि इतने बड़े अवसर पर भी बीजेपी के ऊपर तीखा हमला करना वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन वो एक रणनीति के तहत निश्चित तौर पे था, क्योंकि उन्हें आगे का अपना जो टेम्पो है उसे सेट करना। ये बात आपने ठीक कही कि ये उनके सामने एक मौका है जब वो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने ये चुनाव जीता, और उसमें उनकी अपनी भूमिका और भारत जोड़ो यात्रा की भूमिका उनकी पार्टी गिनाती है। लेकिन साथ साथ उनकी पार्टी, टू बी फेयर अभिजीत, उनकी पार्टी ये भी कहती है कि जयराम रमेश हो, बाकी नेता हो, उन्होंने जब नतीजे आया उसके बाद कहा कि हम पूरी तरीके से ये नहीं कहते हैं कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने ही हमको एक चुनाव जिता दिया। उन्होंने कहा हमारी स्टेट लीडरशिप मजबूत थी, भारत जोड़ो यात्रा ने भी मदद की, हमारी स्टेट लीडरशिप भी चुनाव लड़ी, उसने हमको जिताया। जी बिल्कुल। तो इसमें ना बहुत एक बैलेंसिंग गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि स्टेट लीडरशिप को भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए और इसमें किसको क्रेडिट मिलेगा, सिद्धरामैया या डीकेएस को मिलेगा, ये भी बैलेंस करना पड़ता है। पर इसमें क्या था, आप अगर देखेंगे, ये मैं समझता हूँ, आई मीन एथिकल साइड छोड़िए कि अगर एक स्टेट इवेंट पे ऐसे पॉलिटिकल स्पीच दिया जा सकता है या नहीं, बट इसमें क्या हुआ कि मैं समझता हूँ कि सिद्धरामैया और डीकेएस ने मान लिया होगा कि अब इनको भी थोड़ा प्रोजेक्शन करना चाहिए।
बहुत सालों के बाद इलेक्शन जीते हैं कोई इतने बड़े मेजॉरिटी से, तो इनको प्रोजेक्ट करने के लिए इनको दिखाना था। उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि जो हमने 5 ये वादा किए थे वो निभाएंगे। राहुल गांधी ने आके बोला, उनको दिखाना है कि मैं कांग्रेस पे राज करता हूं, मेरे को, क्योंकि वो कांग्रेस के तो प्रेसिडेंट, कांग्रेस की गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। तो मैं मानता हूं ये कर्नाटका गवर्नमेंट राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए ये स्पीच कराया, क्योंकि इनका कोई पद नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जिसको ये स्पीच देना था वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वो क्या, अभी उनका स्पीच तो हमने सुना नहीं, पर वो ठीक है। लेकिन बीजेपी भी यही करती है, प्राइम मिनिस्टर भी यही करते हैं। मैं कह रहा हूं ये होगा, सरकार बनेगी तो ये होगा, पर उनका आप तो मानिए पद मेरी है बात। ना, उनका तो पद है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी का क्या पद है? कांग्रेस के अंदर ही बता दीजिए क्या पद है उनका। ये परिवार से बड़ा पद की जरूरत नहीं है ना, हाँ, परिवार यही तो अपने आप में प्रॉब्लम है बहुत ना। बड़ा पद है कांग्रेस पार्टी यही में। तो प्रॉब्लम नहीं, वो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए क्या है अब ये किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, पर यही तो प्रॉब्लम है। तो इसी में एक किस्म से इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आपको दिखाई दे रहा है। पार्टी के खुद के संविधान की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। आप कह रहे हैं ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते या सिद्धरामैया कहते तो जमती ये बात, बिल्कुल कि वे 5 गारंटी हम अभी पूरी कर देंगे। बिल्कुल। और नोटिस जो जब उन्होंने सबके नाम पढ़े, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, जिसका जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम लास्ट में आता है। उन्होंने पहले सिद्धरामैया का नाम लिया और उसके बाद डीके शिव कुमार का नाम लिया। चलिए, अब ये तो अलग बात हुई। बहरहाल इस इवेंट का, जैसे आपने कहा कि पूरा जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया और उसके बाद जब पार्टी का इवेंट शुरू हुआ एक तरीके से, उसमें जो भूमिका होती है एक होस्ट की, या उस वक्त भाई कि कौन है, किसका इवेंट है, तो वो राहुल गांधी ने वो भूमिका निभाई, क्योंकि मंच सबसे पहले उन्होंने संभाला। मतलब वो उस वक्त वहां पर सबसे बड़े व्यक्ति जो है वहां पर राहुल गांधी उभर कर सामने आए और उन्होंने कहा, जैसा अभिजीत कह रहे थे, कि अब हम सबसे पहले कांग्रेस की वो 5 गारंटी हम वो पूरी करेंगे और मोहब्बत जीती है, नफरत हारी है, अब हम मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में खोलने जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कांग्रेस पार्टी की हैसियत से तो ये बात उचित लगती। बहरहाल, लेकिन यहां से राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया है कि राहुल गांधी का क्या स्टेचर है पार्टी के अंदर, और इन तमाम विपक्षी नेताओं के बीच में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देखिए, ये दिक्कत कुछ नेताओं के साथ तो कभी नहीं थी। नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी की प्रोजेक्शन की दिक्कत कभी नहीं रही। स्टालिन के साथ भी ये प्रॉब्लम कभी नहीं रही। उन्होंने भी मान लिया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है, उनका जो कद है उनको स्वीकार्य है। ये प्रॉब्लम शायद ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को तो है ही, शायद उद्धव ठाकरे को हो सकती है, मुमकिन है, क्योंकि वहां खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है बाय एंड लार्ज। तो आपको लगता है, जैसे अभी अभिजीत कह रहे थे, कि प्रॉब्लम राहुल गांधी के नाम पर हो सकती है, कांग्रेस के नाम पर शायद ना हो। और राहुल गांधी के नाम पे प्रॉब्लम लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इस लिहाज से नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब ये समझ चुकी है। और जैसा कि सौरभ पहले आपने पूछा था कि प्रियंका गांधी को आगे करना, उस सीधे सीधे एक रणनीति दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे आगे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है वो बहुत बड़ा बैगेज हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाता है, वहाँ राहुल गांधी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। प्लस राहुल गांधी में उस प्रकार का ओरेटिंग स्किल नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जैसे विक्ट्री के दिन भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब वो आए थे, बहुत छोटा संबोधन दिया था। वो एक सोची समझी रणनीति थी, उन्हें पता था कि ज़्यादा लंबा बोलोगे तो कुछ गलती तुमसे हो सकती है। शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इन सारी चीज़ों, जबकि वो उनकी विक्ट्री स्पीच होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उस दिन उनको कहना चाहिए था, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं कहा। कुल मिलाकर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना है, और संगठन के कामों में प्रियंका गांधी ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, ज़्यादा एक्टिव दिख भी रही हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कि क्योंकि भाई बहन का इक्वेशन इतना अच्छा है कि उसमें कोई टकराहट नहीं हो सकती। वो एक रणनीति है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के हिसाब से प्रियंका आगे रहें। और क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर कांग्रेस पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई हमला करती है तो उसके बाद डिफेंसिव हो जाती है। प्रियंका गांधी ने इसकी परवाह नहीं की थी। कर्नाटक में जाकर उन्होंने बोला कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, अपनी समस्याओं की गिनाते रहते हैं। तो जब भी कांग्रेस के नेताओं से कोई स्लिप ऑफ टंग होता है, उसके बाद वो लोग डिफेंसिव जाते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर डिफेंसिव नहीं। देखिए, अब दो बातें कही जा रही हैं प्रियंका और राहुल गांधी के बारे में, कि बीजेपी को राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर राहुल गांधी पर हमला करके जो पहले रिटर्न मिल जाता था वो अब नहीं मिलता है।
अब जो है उल्टा नुकसान हो जाता है। और प्रियंका गांधी पर हमला कर नहीं पाती बीजेपी। प्रधानमंत्री ने भी कर्नाटक में उल्टा कोई जवाब नहीं दिया प्रियंका गांधी को। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल 100 पार्शली सहमत हूं, क्योंकि क्या होता है कि राहुल गांधी खुद अपने आप को एक किस्म से जोक बना देते हैं। वो आजकल क्योंकि उन्होंने पहले तो टेलीप्रॉम्प्टर का मजाक उड़ाया और फिर पता नहीं क्या क्या उनका हिंदी उतना अच्छा नहीं है ना, मेरी तरह हिंदी है, तो पता नहीं कभी कभार कुछ गलत निकल जाता है, तो इसीलिए उनको टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना चाहिए था। पर उन्होंने इतना हमला किया है अरे मोदी पे हमला करो ना, टेलीप्रॉम्प्टर पे काहे का हमला किया? अब खुद टेलीप्रॉम्प्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है उनको, पर टेलीप्रॉम्प्टर वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है राहुल गांधी की वो इमेज अब खत्म हो गई? वो इमेज खत्म बनाने की जो बात थी वो अब जा चुकी, वो इमेज खत्म हो गई है। जैसे देवेंद्र जी ने बोला, इसमें क्या है कि भाई बहन का जो रिश्ता इतना गहरा है, लड़ने के लिए बोले थे ना वो लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो लड़ने के लिए प्रियंका आएंगी, पर जो बेनिफिट होगा वो राहुल को दिया जाएगा। तो ये भाई बहन का लड़ाई है, जहां हो सके प्रियंका ही लड़ेंगी, क्योंकि उन पे आक्रमण करना, पहले तो एक औरत पे आक्रमण करना इस देश में आप देखेंगे उत्तर दक्षिण हर जगह पे बहुत निंदनीय माना जाता है। और उसके ऊपर वो उनका पर्सनालिटी देखिए कितना अलग है। ममता जी से तो खूब लड़ लेती है बीजेपी। ममता जी से लड़ती हैं, पर ममता जी एक किस्म की दीदी है ना, तो वो भी लड़ना आप देख लीजिए। लास्ट टाइम जब दीदी ओ दीदी बोला था, क्या उसका नतीजा क्या निकला था? बंगाल में इलेक्शन में आपने देखा था ना क्या हुआ था। तो ये हिंदुस्तान में औरतों पे वार करना बहुत मुश्किल होता है। तो कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी को राजनीतिक तौर पर और ज्यादा फ्रंट फुट पर यूज करेगी, आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है, पर अगर एक्चुअली करेगी या नहीं करेगी, मैं इसका और करेगी भी तो, लेकिन उसका लाभ राहुल गांधी को ही मिलेगा, राहुल गांधी को ही मिलेगा। बिल्कुल। चलें, तो आप इस तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर स्टेज जो है वो राहुल गांधी के ही पास है। ये आप देखेंगे, जो पहला भाषण दिया वो भी राहुल गांधी ने ही दिया। और कौन कौन आया जरा वो देखिए। नीतीश कुमार 17 सांसद, तेजस्वी यादव सांसद फिलहाल कोई नहीं है उनके पास, पार्टी उनकी बड़ी है। ममता बनर्जी खुद नहीं आई हैं, लेकिन 23 सांसद उनकी पार्टी के हैं। 24 सांसद वाले एम.के. स्टालिन तमिलनाडु से, वो वहां पर पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन आए हैं जेएमएम के झारखंड से, 1 सांसद उनके पास है। शरद पवार आए हैं एनसीपी से, 4 सांसद वाली पार्टी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बड़ा खेल लेकिन कर सकते हैं। अखिलेश यादव सबसे बड़े सूबे से, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, 3 सांसद वाली। तो ये वो प्रमुख दल हैं। इसके अलावा लेफ्ट है। अब लेफ्ट में भी देखिए आप, लेफ्ट में सीताराम येचुरी आए हैं, लेकिन पिनराई विजयन नहीं आए, जो मुख्यमंत्री हैं केरल में, वो नहीं आए हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि एक किस्म से सीताराम येचुरी राहुल गांधी उनको अपना मेंटोर मानते हैं। आप देखेंगे कि उनका काफ़ी नज़दीक का रिश्ता है। वो बहुत सारा जो ये एक देखेंगे जो लेफ्ट ओरिएंटेशन हुआ है कांग्रेस का, वो ज़्यादा वामपंथी हुए जा रहा है। ये एक किस्म से सीताराम येचुरी ने इसको मेंटोर करके रखा है। पिनराई विजयन का इमेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर तो कांग्रेस और सीपीआईएम डायरेक्ट मुकाबले में है एक दूसरे के साथ, और उधर कांग्रेस का ये प्रॉब्लम क्या है कि बंगाल में साथ मिलकर लड़ते हैं। बंगाल वो तो अलग बात है ना, पार्टियां तो वही हैं, वही पार्टी बंगाल में साथ मिलकर लड़ती है। सर आप जाके बंगाल में मलयालम बोल के देखो, किसी को समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। लोकल कैंपेनिंग तो उधर मलयालम में होता है। वैसे ही आप बंगाली जाके बोल के देखिए। वैसे मैं बंगाली हूँ और मैं केरला से भी हूँ, तमिल हूँ पर पालक्काड से हूँ, जो केरला में आता है। अगर मैंने जाके केरला में बंगाली में बोला, पालक्काड में बंगाली में बोला, लोग देखेंगे ये क्या पागल हो गया है करके। वैसे ही जो मलयालम में जो स्पीच होते हैं वो ट्रांसलेट ही नहीं होते हैं बंगाली में, और जो बंगाली में स्पीच होते हैं वो मलयालम में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो सबका भला होता है इसमें। चलिए, तो ये बड़ी तस्वीर जो निकल करके आई है, इस पर हम आगे भी लगातार बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया करना चाहते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा साहब हमारे स्टूडियो में आए। देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। और बेंगलुरु से हमारे साथ टी राघवन जुड़े रहे, ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। राघवन आपका ही बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।